हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं, अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और इस बायोलॉजी के क्लास 12 के इस बायोलॉजी के विषय में हमने चैप्टर सेकंड को यानी कि आवर्तबीजी पौधों में जो लैंगिक जनन उसको हमने शुरू किया था। तो उसमें ये तीसरी क्लास होगी और आइए शुरू करते हैं आज एक विशेष और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। और इसमें हम देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन जो होता है वो क्या होता है और साथ में परागकण क्या होता है। तो ये दोनों अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही कठिन नहीं है। इसको सीखेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। और एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, क्योंकि बस यही सब कुछ है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अब इस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज़, हमने इसके पहले की जो क्लास थी पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि कैसे एक पौधे के शीर्ष पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, विभाज्योतक के ऊतक हैं, उनमें एक उभार होता है और वहाँ से एक कोशिका विभाजित होती है जिसमें भित्तीय कोशिका बनती है और प्रपस्सु कोशिका, और भित्तीय कोशिकाएँ बनाती हैं 3 से 5 लेयर जो कि परागकोश की होती हैं। और जो प्रपस्सु कोशिका है वो विभाजित होकर के प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है, फिर उससे द्वितीयक बनती है, फिर लास्ट में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है और उससे बनता है परागकण। तो परागकण बनने की जो पूरी प्रक्रिया है यही कहलाती है लघु बीजाणु जनन। तो पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु जनन कोशिका जो है उससे बनेगा परागकण। देखिए यहाँ पे जो पराग मात्र कोशिका होती है या इसी को कहते हैं पराग मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो इससे जो परागकण बनते हैं, देखिए एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या इसी को पराग मात्र कोशिका कहते हैं। तो पराग मात्र कोशिका से पराग कणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री, क्यों? देखिए क्यों? क्योंकि जो एमएमसी होता है, एमएमसी यह अंतिम कोशिका है, एमएमसी यह अंतिम कोशिका है जो किसी पुष्प के लैंगिक भाग में द्विगुणित होती है। ये अंतिम कोशिका है और ये जैसे विभाजित होगी इससे n, यानी कि यहाँ अगर 2n है तो यहाँ पर n प्राप्त होगा। एमएमसी से जो इसमें विभाजन होगा यह मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और इस तरह से जो भी परागकण बनेंगे उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। आइए आगे देखिए। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लघु बीजाणु रचना के समय, जैसे लघु बीजाणु बनते हैं तो रचना के समय आप जानते हैं कि जो परागकोश होते हैं, परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं या उन्हें चतुष्टय कहते हैं। तो जो भी लघु बीजाणु बनते हैं वो पुष्प के परागकोश के चतुष्टय में चारों तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर चतुष्टय में जाने के बाद में आप इसे कहेंगे लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। आगे, जब परागकोश परिपक्व होता है, जब परागकोश परिपक्व होता है तब ये जो लघु बीजाणु हैं ये परागकणों के रूप में आपको दिखाई देंगे। यही लघु बीजाणु जो होते हैं ये परागकण ही होते हैं, लेकिन जब ये परागकोश परिपक्व होता है तब ये परागकण जो है लघु बीजाणु होते हैं, यानी कि जो लघु बीजाणु हैं वही परागकण के रूप में आपको दिखाई देंगे। ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पहले क्या होता है कि लघु बीजाणु आपस में चिपके होते हैं, सेल हैं लेकिन आपस में जुड़ी होती हैं, समूह के रूप में होती है, लेकिन जैसे परिपक्व होगा ये सभी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुँचना होता है, इसलिए अलग अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एक अपरिपक्व परागकोश है, हालांकि परिपक्व हो गया है लेकिन अभी ये प्रस्फुटन की अवस्था में नहीं है, तो ये परिपक्व है। तो ये एक परिपक्व परागकोश बना हुआ है जिसमें 4 कोष्ठ हैं। एक कोष्ठ यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे, चौथा, तीसरा, चौथा, आपको 2 ही दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे 4 कोष्ठ होते हैं। तो इन 4 कोष्ठों में परागकण भरे हुए हैं जो कि पहले क्या थे? लघु बीजाणु थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सबसे बाहर की जो परत है एपिडर्मिस है, जो कि आपने देखा था इससे पहले के वीडियो में, हमने एपिडर्मिस का बताया था।
तो सबसे बाहर की जो परत एपिडर्मिस है, उसके नीचे एंडोथीसियम और उसके बाद में मिडिल लेयर्स जो कि 3 से 5 लेयर्स होती हैं किसी भी परागकोश में। और फिर अंतिम में ये है, ये एक टेपेटम है। अंतिम में टेपेटम, मैंने टेपेटम की बात की थी इससे अगले वीडियो में कि टेपेटम वो कोशिकाएँ होती हैं जो परागकण को या फिर लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती हैं। और टेपेटम की कोशिकाएँ काफ़ी बड़ी होती हैं और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सघन कोशिका द्रव्य होता है और एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं, ठीक है। और ये पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं की सिंगल लेयर होती है और इसी सिंगल लेयर के आसपास होते हैं परागकण और इसी लेयर से इनको मिलता है पोषण। क्या मिलता है? पोषण। ऐसे ही यहाँ पर भी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मिडिल लेयर्स हैं ये 3 से 5 होती हैं संख्या में, ये 3 से 5 संख्या में होती हैं। और एंडोथीसियम की एक सिंगल लेयर होती है, एंडोथीसियम की एक सिंगल लेयर होती है, अकेली लेयर होती है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम है। यहाँ देखिए एक कनेक्टिंग है, कनेक्टिव, और ये कनेक्टिव जुड़ा होता है किससे? और फिलामेंट्स जुड़ा होता है, जिससे कि परागकोश ऊपर उठा रहे, ठीक है। कनेक्टिव हो गया। और यहाँ से इसमें परागकण भरे हुए। स्टोमियम वो स्थान है किसी परागकोश में जहाँ से परागकोश के प्रस्फुटन के समय परागकण बाहर निकलते हैं, तो ये वो स्थान हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज़ बिल्कुल आसानी से। अब बात आती है कि परागकण जो यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है वो रचना में या कैसा होता है या क्या है, वो परागकण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ परागकण के बारे में समझेंगे। परागकण क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं इसे पोलन ग्रेन, ठीक है। देखिए, परागकण जो है प्रतिनिधित्व करता है नर युग्मक का। तो परागकण क्या है? एक नर युग्मक है। अगर मादा युग्मक की बात करें तो आगे हम आपको बताएंगे, वो अंडाशय में होता है, भ्रूणकोश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परागकण क्या है? ये नर युग्मक है। अब ये विभिन्न प्रजाति के जो पौधे हैं उनमें परागकण जो होते हैं वो रचना में, आकार में, बनावट में, रंग में, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, होते ही हैं, ठीक है। तो ये रचना, आकार, रंग, बनावट में अलग अलग अन्य प्रजातियों में हो सकते हैं सामान्यतः। लेकिन ये सामान्यतः गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं? गोलीय, गोलाकार होते हैं, सामान्यतः गोलाकार होते हैं। और ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये डेटा आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। 25 से 50 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास होता है। जो परागकण होते हैं, इनका लगभग सामान्यतया जो व्यास है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, पूछा गया है, विभिन्न एग्जाम पूछा गया है, नीट जैसे एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, इसके परागकण के ऊपर 2 परतें होती हैं। परागकण में 2 परतें होती हैं, एक बाह्य परत या बाह्यचोल कहते हैं, और एक अंतः परत या अंताचोल कह सकते हैं। तो जो बाह्य परत है उसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइन, और जो अंतः परत है उसे कहते हैं इंटाइन। जो बाह्यचोल है या जो बाह्य परत है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये जीव जगत या जंतु जगत में, या कह सकते हैं कि जीवित पदार्थों में सबसे मजबूत पदार्थ होता है। और यही एक रीज़न है कि इस पदार्थ की वजह से परागकणों को काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। और ऐसे परागकण पाए भी गए हैं जीवाश्म के रूप में। और जीवाश्म के रूप में परागकण पाए जाने के लिए जिम्मेदार क्या है? यही स्पोरोपोलिनिन। आप ध्यान रखिएगा। जो अंदर की जो परत है उसे कहेंगे इंटाइन, और ये इंटाइन बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। किसकी? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और बाह्य परत जो है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। पेक्टोसेलुलोज का मतलब क्या हुआ? पेक्टिन है उसमें और सेलुलोज भी है, 2 चीज़ें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे बढ़ेंगे। बाह्य भित्ति बनी है किसकी? स्पोरोपोलिनिन से, और अंतःभित्ति बनी है पेक्टोसेलुलोज से। किससे बनी है? पेक्टोसेलुलोज से। आगे देखिए, स्पोरोपोलिनिन पादप जगत में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। इसके कारण से ही परागकणों को काफ़ी समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, जो ये परागकण होता है इसके जो बाहरी या बाह्यचोल है उसके किसी एक स्थान पर, एक ही नहीं, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मूलतः एक होता है। एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होगा या नहीं होगा। तो किसी परागकण में वो एक ही स्थान हो सकता है जहाँ पर ये जो स्पोरोपोलिनिन सबसे कठोर पदार्थ ये नहीं होगा। और इसी स्थान से, यहाँ से, इस स्थान को बोलते हैं जर्म पोर, या इसे कहते हैं क्या? जर्म पोर कहते हैं। और यहीं से जो पराग नलिका है किसी परागकण से बाहर निकलती है, तो वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। ये देखिएगा, स्पोरोपोलिनिन हो गया, काफ़ी समय तक ये हो गया। परागकण के एक स्थान पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होती है, नहीं पाया जाता है,
और उसे कहते हैं जनन छिद्र या इस जर्म पोर कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, एक परिपक्व परागकण में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर एक परिपक्व परागकण है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़, इसमें परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएँ होती हैं, 2 कोशिकाएँ होती हैं। और ये कब होंगी? जब ये परागकण परिपक्व हो जाएगा। और ये परिपक्व कब होगा? ये परिपक्व तब होगा जब ये परागण होगा इसका, जब इसका परागण होगा। ये परागकण परागकोश से निकलकर जब वो वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा तब वहाँ पे केमिकल कन्वर्सेशन होगा और तब वहाँ पे वर्तिकाग्र उसको अपने स्थान पर ठहरने देगी परागकण को। तब ये पहले इसमें एक ही कोशिका होती है, एक ही केंद्रक होता है, फिर वो विभाजित होगा और फिर 2 कोशिकाएँ बन जाएंगी। परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएँ बनकर तैयार होंगी, जिनमें से एक कोशिका रहेगी कायिक कोशिका और दूसरी है जनन कोशिका। ये सवाल यहाँ से पूछता है, इनके दोनों के जो भी लक्षण है वो पूछता है। तो देखिए, यहाँ पे जो कायिक कोशिका है वो आकार में बड़ी होती है, जबकि जो जनन कोशिका है वो छोटी होती है। याद रहेगा? बिल्कुल आपको याद रहेगा। आगे देखिए, जो कायिक कोशिका है इसमें केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है और इसका जो आकार है वो अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। आकार अनियमित है, खाद्य का ये भंडारण करता है। ठीक है, जो कायिक कोशिका है इसमें खाद्य पदार्थ स्टोर रहते हैं, जो कि आगे उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परागकण काफ़ी दिनों तक किसी एक स्थान पर रह सकता है। ठीक है, तो ये इसमें स्टोरेज होता है फूड का, तो ये बड़ी होती है, केंद्रक अनियमित और बड़ा होता है। ठीक है, ये कायिक कोशिका हो गई। यहाँ देखिए, जनन कोशिका छोटी होती है। ये कायिक कोशिका की कोशिका द्रव में उसी में तैरती रहती है, उसी में घूमती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जनन कोशिका हो जाएगी। 2 कोशिकाएँ हो गई। ठीक है, अब इसमें 2 कोशिकाएँ ये तब बनती हैं जब परागण हो जाता है, इससे पहले नहीं। हाँ, कुछ ऐसे परागकण हैं जिनमें पहले बन जाता है, लेकिन कभी कभी 2 से 3 भी कोशिकाएँ हो जाती हैं। वो आगे के जो अपवाद हैं या फिर अन्य पौधों में। अब अपवाद क्यों? क्योंकि अन्य पौधे में है तो है, इसमें अपवाद कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये एक परागकण बना हुआ है जिसमें बाहरी परत, देखिए बाहरी परत एक्साइन है और अंदर की परत जो है इंटाइन है। यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस है। अभी यहाँ पर कोई 2 कोशिकाएँ नहीं है, सिंगल एक कोशिका है। परागकण अभी परागण इसका नहीं हुआ मान लीजिए। बाहर की परत बनी हुई है स्पोरोपोलिन की, और यहाँ पर एक वैक्यूल यानी कि रिक्तिका बनी हुई है। तो रिक्तिका आप जानते हैं कि पादप जगत में रिक्तिकाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर एक कोशिका में होती हैं। 2 से 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो इस तरह से एक परागकण में एक रिक्तिका है, एक न्यूक्लियस है, जर्म पोर है, एक्साइन बाहर की परत, इंटाइन अंता परत या अंदर की परत। इस तरह से इसका एक साइटोप्लाज्म ही है। अभी ये कोशिका इसमें 2 नहीं है, सिर्फ एक कोशिका है, एक केंद्रक है। अभी जब ये इसका परागण होगा, परागण के बाद में इसमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे और केंद्रक के चारों तरफ फिर कोशिका भित्ति बन जाएगी। इस तरह से 2 कोशिका बन जाएंगे, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। अब आगे कहानी क्या होगी, उस कहानी को समझिएगा। जैसे इसका परागण हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पे इसका पहले वर्तिकाग्र इसको पहचानेगी कि अपनी फैमिली का है या फिर किसी अन्य फैमिली का तो नहीं है। ठीक है, तो ये पहचानने के बाद में जब ये वर्तिकाग्र और परागकण के बीच में रासायनिक बातचीत हो जाएगी, तब ये वर्तिकाग्र इसको अपने ऊपर या वर्तिकाग्र पर ठहरने के लिए स्थान देगी। तो उसका पोषण होगा, परागकण का पोषण होगा। उसके बाद में इसमें क्या होगा? इसमें होगा जर्मिनेशन या अंकुरण होगा। तो यही इसी स्थान से एक पराग नलिका निकलेगी बाहर, और उसी पराग नलिका से यहाँ जो 2 केंद्रक या 2 कोशिकाएँ हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, इसी पराग नलिका से निकल करके जाएंगी भ्रूणकोश में, और वहाँ पर जो किसी एक सहायक कोशिका को भेद करके अंदर हिल जाएंगी। और एक कोशिका जो जनन कोशिका है ये भ्रूणकोश की अंड कोशिका से हो जाएगी संलयित, जबकि जो कायिक कोशिका है भ्रूणकोश के ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के समेकित हो जाएगी। और वहाँ इस प्रकार से एक बार जनन कोशिका का होगा अंड कोशिका से, और कायिक कोशिका का ध्रुवीय कोशिका से। तो 2 बार होता है निषेचन, इसलिए उसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। और वहाँ पर त्रिसमेकन भी होता है, क्योंकि जो ध्रुवीय कोशिका है वो द्विगुणित है, और जब कायिक कोशिका जाएगी तो त्रिगुणित हो जाएगा, इसीलिए उसे त्रिसमेकन भी कहते हैं। तो ये आगे की कहानी हम लोग बिल्कुल डायग्राम बनाकर सीखेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ तक आप इसको बिल्कुल देखिए, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा बिल्कुल आसानी से। इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इससे अधिक आपको कुछ नहीं जानना है। बाकी चीज़ें आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। आप कुछ भी का मतलब अपना घर का हालचाल मत लिखना, कुछ इससे जुड़ी हुई बातें आप इसमें कुछ चीज़ें और नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें इसमें महत्वपूर्ण थी जो हमने आपको बताई। ठीक है, तो आज यहीं तक, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।